नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स हम किसे कहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो आज आप देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसकी जो प्रासंगिकता है बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति है, भू राजनीति का आशय ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध पर भूगोल के प्रभावों का जो अध्ययन है उसे ही हम भू राजनीति कहते हैं, जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। या इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी देश की विदेश नीति को, किसी देश की जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति को भौगोलिक चरों के आधार पर समझने, उसकी व्याख्या करने, उसके बारे में अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम भू राजनीति कहते हैं, उसे ही हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो जो जियोपॉलिटिक्स है, जैसा कि हमने ये कहा कि किसी देश की विदेश नीति को भौगोलिक चरों के आधार पर समझने, उसकी व्याख्या करने, उसके बारे में अनुमान लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम भू राजनीति कहते हैं, उसे हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में जो हमने अभी चरों की बात किया, जो भौगोलिक चर की बात किया, भौगोलिक चर, तो जियोपॉलिटिक्स में जो भौगोलिक चर होते हैं उसमें चार प्रमुख रूप से माने जाते हैं। उसमें एक आता है क्षेत्र, क्षेत्रफल यानी किसी देश का जो साइज होता है। दूसरा होता है एक तो हो गया क्षेत्रफल यानी साइज, दूसरा उसका हो गया कि जो स्थलाकृति होती है, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। तीसरा हो गया जलवायु, क्लाइमेट। और चौथा हो गया चौथा उसकी हो जाएगा अवस्थिति। अवस्थिति यानी लोकेशन। तो किसी देश की विदेश नीति को भौगोलिक चरों के आधार पर समझने, उसकी व्याख्या करने, उसके बारे में जो अनुमान लगाने की प्रक्रिया है उसे ही हम जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति कहते हैं। तो भू राजनीति में जो भौगोलिक चर होते हैं वो ये चार ही माने जाते हैं। उसमें एक है क्षेत्रफल, दूसरा है स्थलाकृति टोपोग्राफी, तीसरा है जलवायु क्लाइमेट, चौथा है अवस्थिति यानी लोकेशन। तो अब हम बारी बारी से ये देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स में जो भौगोलिक चर हैं जिसके आधार पर हम किसी देश की जो विदेश नीति है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि इनका क्या रोल है, जियोपॉलिटिक्स में इनका क्या रोल है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बारी बारी से देखते हैं। तो यदि हम बात करें जो क्षेत्रफल है, जो साइज है, तो जैसे यदि हम भारत के संबंध में इसका उदाहरण लें कि क्षेत्रफल की वजह से देखिए कैसे किसी देश की जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है,
जो उसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, किस प्रकार से कैसे चेंज होती है, कैसे प्रभावित होती है, किस प्रकार से वो कार्य करती है। यदि हम भारत के संदर्भ में इसको देखें तो जो भारत का जो मैप है, भारत का जो ये मैप है, अब देखिए कि कैसे किसी देश का जो क्षेत्रफल होता है, जो उसकी साइज होती है, वो किस प्रकार से उसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, वो चेंज कैसे होती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये इधर आपका हो गया अरब सागर, ये आपका हो गया हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और ये आपकी हो गई बंगाल की खाड़ी। तो अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि अरब सागर में कोई हलचल होती है तो भारत उस पर रिएक्ट करेगा, भारत उसको देखेगा कि वो कौन सी गतिविधि है, उस पर वो एक्शन लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि भाई ये हमारे पास में घटना घट रही है, ये हमारे बिल्कुल सामने घटना घट रही है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, तो अगर इस क्षेत्र में कोई घटना घटेगी तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इससे भारत का हित प्रभावित होगा, भारत का इंटरेस्ट प्रभावित होगा। तो भारत ऑब्वियस है कि रिएक्ट करेगा, भारत एक्शन लेगा। और अब देखिए यहाँ कोई घटना घटेगी ना तो नेपाल नहीं बोलेगा, भाई नेपाल क्यों बोलेगा, भूटान क्यों बोलेगा, सिंगापुर क्यों बोलेगा, वो डायरेक्ट इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। भाई अब वो इंटरनेशनल मतलब ट्रेड का रूट है, वो इनडायरेक्ट वे में सबके हित प्रभावित होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमारा हित प्रभावित हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए भारत रिएक्ट करेगा। क्योंकि ये भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का साइज है, जो भारत का एरिया है, वो हमारे बिल्कुल एक प्रकार से कहिए कि बिल्कुल हमारे द्वार पर घटना घट रही है, तो भाई हम बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि इंडियन ओशन में कोई कुछ घटना होती है तो भारत रिएक्ट करेगा, बंगाल की खाड़ी में कुछ होगा तो भारत बोलेगा, क्योंकि भारत का हित उससे प्रभावित हो रहा है। और इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये मतलब ये यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर इधर आप जाएंगे तो ये अफगानिस्तान का एरिया पूरा लगता है, और ये इधर पूरा चीन है। अब यहाँ पर पाकिस्तान किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी करेगा या किसी प्रकार से कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वही भारत रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा हित प्रभावित हो रहा है। अगर पाकिस्तान यहाँ कुछ करेगा तो नेपाल नहीं बोलेगा, भूटान नहीं बोलेगा, सिंगापुर नहीं बोलेगा, तुर्की नहीं बोलेगा, क्योंकि वो इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हमारा हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम रिएक्ट करेंगे, इसलिए हम एक्शन लेंगे, जो एप्रोप्रिएट एक्शन जरूरी होगा वो हम लेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से यदि चाइना कुछ गड़बड़ी करेगा तो हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इससे हमारा इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, इससे हमारा हित प्रभावित हो रहा है, इससे हमारी संप्रभुता प्रभावित हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे। और यहाँ की जो घटना है, अगर चाइना कुछ गड़बड़ी करेगा तो भाई ब्रिटेन, अमेरिका या ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट देंगे, लेकिन वो इससे डायरेक्ट प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ ब्रिटेन का एरिया नहीं है, अमेरिका का एरिया नहीं है, ईरान का एरिया नहीं है। वो एक इंटरनेशनलिटी की वजह से वो आदमी रिएक्शन, वो तमाम प्रकार के देश रिएक्ट करेंगे कि भाई फला देश गलत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हित हमारा प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम एक्शन लेंगे, हम बोलेंगे, हमारी संप्रभुता प्रभावित होगी, इसलिए हम एक्शन लेंगे। तो हमारे उदाहरण देने का मतलब ये है कि देखिए अब भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो साइज है, वो इस प्रकार से है कि अगर इन क्षेत्रों में कोई गतिविधि होगी, कुछ भी गलत होगा, उससे हमारी संप्रभुता प्रभावित होगी, हमारा इंटरेस्ट प्रभावित होगा, तो हम बोलेंगे, हम एक्शन लेंगे, हम जरूर बोलेंगे, हम जरूर रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा हित प्रभावित हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए कि हमारे क्षेत्र की वजह से,
हमारा जो साइज है उसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो हमारी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, जो हमारी बाह्य राजनीति है, वो प्रभावित हो रही है। और इस वजह से भाई अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ करेगा तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई वो कोई हमारे हित के खिलाफ जाके काम करेगा तो ये कैसे संभव है कि उसके साथ हमारा संबंध अच्छा होगा। और चीन कुछ करेगा गड़बड़ तो भाई चीन से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो हमारे उदाहरण देने का मतलब ये है कि देखिए, इस साइज की वजह से, हमारी जो साइज है, हमारा जो क्षेत्रफल है, उसकी वजह से इन क्षेत्रों में कुछ भी गड़बड़ होगा, कोई भी गलत गतिविधि होगी जिससे हमारा हित प्रभावित होगा तो हम बोलेंगे। और इस वजह से हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, हमारी जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, वो किस प्रकार से देखिए प्रभावित हो रही है। और ठीक इसी प्रकार से और भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको तमाम प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, तमाम प्रकार के घटनाएं आप देखेंगे कि जिससे कि किसी देश का जो साइज है, किसी देश की उसका जो क्षेत्रफल है, उससे उसकी जो विदेश नीति है, उससे उसका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उससे उसका जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, वो प्रभावित होता है। और अब हम देखते हैं कि जो दूसरा फैक्टर है, जो दूसरा भौगोलिक चर है, वो है क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेट की वजह से कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्रभावित होती है, किस प्रकार से किसी देश की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो प्रभावित होती है। और अब चूंकि हमारा साइज बड़ा है तो इसलिए जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें चाइना को किस प्रकार से कंटेन करना है, किस प्रकार से पाकिस्तान को कंटेन करना है कि वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम ना कर सके, वो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर के कुछ ना कर सके। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। तो जो दूसरा फैक्टर है, जो दूसरा भौगोलिक चर है, वो है क्लाइमेट, जलवायु। देखिए, जलवायु की वजह से भी कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, किसी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कैसे चेंज होती है, कैसे बदलती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो नाजी सेनाएं जब लड़ते लड़ते रूस के अंदर घुसती हैं, मतलब यूएसएसआर के अंदर जब घुसती हैं, तो वो जब घुसते घुसते बहुत अंदर चली जाती हैं तो वहां का मौसम इतना ठंडा था, वहां की क्लाइमेट इतनी ठंडी थी ना कि नाजी सेनाएं उतने ठंडे मौसम में लड़ने के लिए अभ्यस्त ही नहीं थी, वो हैबिचुअल नहीं थी। तो और न ही उतने ठंडे प्रदेशों में लड़ने के लिए उनके पास जो एक उपयुक्त साजो सामान होना चाहिए वो भी नहीं था। तो अब इस वजह से जो नाजी सेनाएं हैं, भाई नाजी सेनाएं ताकतवर बहुत थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, लेकिन अब देखिए कि क्लाइमेट की वजह से उनका जो एग्रेशन था, उनका जो एक प्रकार से आक्रामकता थी, वो कैसे ठंडी पड़ गई। वो इतने ज्यादा ठंडे प्रदेश में पहुंच गए कि वहां पर वो लड़ने के लिए हैबिचुअल ही नहीं थे, वो लड़ ही नहीं पाए, और ना ही उस क्लाइमेट को ध्यान में रख करके उनके लिए जो उपयुक्त साजो सामान होना चाहिए वो भी नहीं था। और इस ठंडे प्रदेश की वजह से इनकी जो सप्लाई चेन है उसको भी जर्मनी मेंटेन नहीं कर पाया। और चूंकि यूएसएसआर के जो सैनिक थे वो उस एरिया में लड़ने के लिए हैबिचुअल थे, वो उस एरिया में, भाई वो उनका एरिया ही था, वहां पर लड़ने के लिए हैबिचुअल थे, तो वहां पर नाजी सेनाएं आसानी से हार गई। और नहीं, आप ये कल्पना करिए कि यदि नाजी सेनाओं ने यूएसएसआर की सेनाओं को परास्त कर दिया होता, यदि नाजी सेनाओं ने यूएसएसआर को, यूएसएसआर की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रूप है वो दूसरा होता, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट है वो दूसरा होता। तो हमारे कहने का आशय, ये उदाहरण देने का मतलब सिर्फ ये है कि देखिए, क्लाइमेट की वजह से नाजी सेनाएं पराजित हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो नेचर है, जो स्वरूप है उसका, या उसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से बदल गया। और
क्लाइमेट का एक उदाहरण हम भारत के संदर्भ में देखें तो आप ये जानते हैं कि देखिए क्लाइमेट की वजह से किस प्रकार से चीजें बदलती हैं और इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल क्या है कि क्लाइमेट की वजह से रिजल्ट बदल जाते हैं, पूरा जो डायरेक्शन है किसी युद्ध का वो चेंज हो जाता है, उसके जो अनुमानित परिणाम है वो कैसे बदल जाते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में क्लाइमेट का उदाहरण देखें तो आप ये जानते हैं कि भारत में देखिए जो थार का रेगिस्तान है, ये जो थार का रेगिस्तान है, राजस्थान वाला इलाका, ये गर्म इलाका है, और ये जो पूरा का पूरा इलाका है सियाचिन वाला, लद्दाख वाला, ये शीत वाला इलाका है, ठंड वाला इलाका है। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा हिमालय की जो श्रेणी है, हिमालय पर्वत की, वो वाला इलाका है। तो भारत की जो सेनाएं हैं वो समझिए कि हर मौसम में और हर भौगोलिक वातावरण में लड़ने के लिए अनुकूल है, वो लड़ने के लिए उपयुक्त हैं, अभ्यस्त हैं। क्योंकि भारत में जो ये थार का रेगिस्तान है, जो राजस्थान का रेगिस्तान है, यहाँ पर जो यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस, 52, 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। तो भारत की सेनाओं को यहाँ पर गर्म प्रदेशों में कैसे हमें लड़ाई लड़नी है, किस प्रकार से दुश्मन को हराना है, कैसे हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, तो इस वजह से इस क्षेत्र में रहने की वजह से या भारत के पास इस प्रकार का जो थार का रेगिस्तान है, जो ये गर्म प्रदेश है, इस प्रदेश की वजह से भारत की सेनाएं मतलब गर्म मौसम में गर्म प्रदेशों में लड़ने के लिए भी हैबिचुअल है। और जहां तक जो ठंड प्रदेश है, जहां पर जैसे ये वाला जो इलाका है, आप समझिए कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है -50 डिग्री 40 डिग्री के मतलब माइनस में जाता है। तो भारतीय सेनाएं जो ये लद्दाख वाला इलाका है, सियाचिन वाला इलाका है, ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है। तो ठंडे प्रदेशों में लड़ने के लिए भी वो हैबिचुअल है, लड़ने की भी उन्हें एक प्रकार से अनुभव है। और पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, बड़े बड़े पहाड़ों पर लड़ाई कैसे लड़नी है, इस विषय में भी, इस क्षेत्र में भी भारतीय सेना पारंगत है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा अरुणाचल तक, ये विशाल पर्वतों वाला इलाका है, हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। तो इस क्षेत्र में भी भारतीय सेना को लड़ने के संबंध में जो अनुभव है, जो एक प्रकार से मतलब वो इस संबंध में भी हैबिचुअल है कि पहाड़ों पर हमें लड़ाई कैसे लड़नी है। तो चूंकि भारत की सेना, चाहे वो गर्म प्रदेश हो, चाहे वो ठंडा प्रदेश हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या चाहे मैदानी इलाका हो, तो हर इलाके में उसे लड़ने के क्षेत्र में उसे अनुभव है। इसलिए भारत अपनी जो सामरिक जरूरतें हैं, उसके जो सामरिक उद्देश्य हैं, उसके जो सामरिक विचार हैं, उनको अमली जामा पहनाने में सक्षम है। और एक बात कि आपने सुना होगा माउंटेन स्ट्राइक कोर, भारत सरकार जो है एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बना रही है। और जो ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है, ये पूरी तरीके से बड़े बड़े पहाड़ों में, पर्वतों में कैसे लड़ाई लड़नी है, वो जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पर लड़ने के लिए ही उसे ट्रेंड किया जा रहा है कि पहाड़ों पर हमें लड़ाई कैसे लड़नी है, अपने दुश्मन को किस प्रकार से परास्त करना है। तो जो माउंटेन स्ट्राइक कोर है वो पहाड़ों पर, पर्वतों पर, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पर लड़ाई कैसे लड़नी है, उसी के लिए ही उसे ट्रेंड किया जा रहा है। वो स्पेसिफिकली उसी के क्षेत्र में काम करेगी। तो हमारे उदाहरण देने का मतलब ये है कि देखिए कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट की वजह से किस प्रकार से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, किसी देश की जो विदेश नीति है, किसी देश की जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, वो कैसे चेंज होती है। अब चूंकि भारत के पास गर्म क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, तो भारत की सेनाएं हर क्षेत्र में
हर स्थिति में लड़ने के लिए उपयुक्त हैं। और इस वजह से जो भारत की सरकार है, जो भारत सरकार है, वो उसकी जो स्ट्रेटेजिक नीतियां हैं, उसके जो स्ट्रेटेजिक विचार हैं, उसको वो अमली जामा पहनाने में सक्षम है। और इस वजह से हमें अपनी विदेश नीति का संचालन कैसे करना है वो हम आसानी से कर सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कैसे अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसे पूरा करना है। और अब हम आते हैं अगला जो भौगोलिक चर है, जो ज्योग्राफिकल वेरिएबल है जियोपॉलिटिक्स के संबंध में, वो आपका आता है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। जो अगला वेरिएबल है वो है टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति। देखिए, स्थलाकृति का मतलब ये होगा कि किसी देश की भूगोल की जो विशेषताएं होती हैं, मतलब उसकी जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं कि उस देश में मतलब जो पर्वत हैं, पठार हैं, नदी हैं, या उस देश की जो समुद्री सीमा है। तो स्थलाकृति का मतलब यही है कि किसी देश की जो भौगोलिक जो विशेषता है, उसकी जो प्राकृतिक विशेषता है कि नेचर ने उसे कैसे बनाया है, कि उसकी जो सीमा है प्राकृतिक रूप से कैसे निर्धारित है। मान लीजिए किसी तरफ ऊंचा पहाड़ है, किसी तरफ उसकी जो समुद्री सीमा है, फिर उसके बाद किसी तरफ उसकी जो सीमा है किसी देश से मिलती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये, स्थलाकृति का सीधा सा मतलब ये है कि किसी देश की जो उसका जो भूगोल है, उसकी जो प्राकृतिक विशेषता है उसी से है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम भारत के संदर्भ में स्थलाकृति को देखें, इसकी जो प्राकृतिक विशेषता है भारत की, वो यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि यदि हम देखते हैं तो देखिए इधर क्या है, आपका अरब सागर है, ये पूरा इलाका अरब सागर का हो गया। यहाँ आपका क्या है, हिंद महासागर है। फिर उसके बाद ये आपका क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी वाला इलाका। और यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्या है, ये हिमालय पर्वत की पूरी श्रेणी है। और ये इलाका मतलब अब हालांकि अब यहाँ पे पाकिस्तान बन गया है। अब देखिए कि किसी देश की जो सीमा होती है यदि वो प्राकृतिक रूप से निर्धारित होती है तो ऐसा देश उन देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होता है जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हम भारत के संदर्भ में उदाहरण लें तो प्राचीन भारत और मध्य भारत में, प्राचीन भारत और मध्य भारत में जो आक्रमण हुए, यहां से भी नहीं हुए, न यहां से हुए, न यहां से हुए, और इस तरफ से भी कोई आक्रमण नहीं हुआ। तो प्राचीन भारत और मध्य भारत में भारत के ऊपर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं सब इसी क्षेत्र से हुए हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र से। यानी जहां पर अब पाकिस्तान है उसका जो पेशावर वाला इलाका है, जो ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है जो, तो मतलब इसी क्षेत्र से उसका जो पूरा मतलब भारत पर पूरा का पूरा आक्रमण हुआ है। क्योंकि इस तरफ तो हिमालय पर्वत की बड़ी जो चोटी है, बड़ा ऊंचा हिमालय पर्वत है, तो इधर से कोई आक्रमण हुआ ही नहीं। अब वो एक्सेप्शनल रूप में भाई जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई तो जैसे चाइना ने 62 में इस श्रेणी को क्रॉस करके अटैक किया, तो एक अपवाद है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्राचीन भारत और मध्य भारत में आप देखेंगे तो भारत के ऊपर जो आक्रमण हुए हैं सारे के सारे आक्रमण से पश्चिमोत्तर सीमा से ही हुए हैं। इधर से भी आक्रमण नहीं हुआ, इधर से भी नहीं हुआ, इधर से भी नहीं हुआ। तो प्रकृति ने भारत को इस प्रकार से बनाया है कि वो प्राकृतिक रूप से उसको बड़ा ही सेफ बनाया है
कि ताकि उस पर विदेशी आक्रमण नहीं हुए इसी वजह से, और सारे के सारे आक्रमण इसी तरफ से हुए क्योंकि इस तरफ जो है कोई बड़ा पर्वत भी नहीं है, बड़ा पहाड़ भी नहीं है, और इस तरफ से जो पर्वतों के बीच में दर्रे होते हैं, तो उन्हीं दर्रों के माध्यम से विदेशी आक्रांत आए और भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि भारत जो है इन 3 क्षेत्रों की ओर से, इन 3 दिशाओं में प्रकृति की ओर से पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया गया। मतलब उसकी जो सीमा निर्धारित एक प्रकार से प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने की है, तो भारत इन तीनों तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षित रहा और इसी तरफ से सारे के सारे आक्रमण हुए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी देश की जो स्थलाकृति है, उसकी जो प्राकृतिक रूप से निर्धारित जो सीमाएं हैं कि उस देश की सीमा पर पहाड़ कहाँ हैं, फिर नदियां हैं, समुद्री सीमा उसकी कितनी है, तो इस प्रकार के निर्धारण से वो देश एक प्रकार से काफी सुरक्षित रहता है। उससे विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी आक्रांता उसको कम से कम प्रभावित कर पाते हैं। तो भारत जो है इन तीनों तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षित रहा और सारे के सारे आक्रमण भारत पर इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ही हुए हैं। और हालांकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो स्थलाकृति का कोई बहुत बड़ा रोल मतलब सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान अभी है। जैसे मान लीजिए कि भारत प्राकृतिक और समुद्री सीमा के लिहाज से बहुत ही संपन्न राष्ट्र है, बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी की पूरी भारत की समुद्री सीमा है। तो एक प्रकार से लगभग समझिए कि 7000 किलोमीटर के आसपास जो भारत की पूरी समुद्री सीमा है। तो समुद्री सीमा के लिहाज से भारत बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही संपन्न राष्ट्र है और इनका ट्रेड में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। इससे देश को बड़ा फायदा होता है और इसी वजह से जो देश की जो नेवी होती है, मतलब देश की जो नौसेना है, वो भी भारत की काफी ताकतवर है। और ब्रिटेन की स्थिति ऐसी है कि वो चूंकि इंग्लिश चैनल से घिरा हुआ है और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल ही है, तो ब्रिटेन की जो नौसेना है इतनी ताकतवर थी, उन्होंने जलमार्गों पर नियंत्रण करके ही पूरी दुनिया पर राज किया। तो हमारे कहने का आशय ये है कि जो स्थलाकृति होती है, किसी देश की जो प्राकृतिक बनावट होती है, उसकी प्राकृतिक रूप से जो निर्धारित सीमा होती है, वो निर्धारित सीमा उस देश को सुरक्षित रखने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये रहा तीसरा भौगोलिक चर। अब हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के निर्धारण में, जियोपॉलिटिक्स में जो चौथा भौगोलिक चर है, जो चौथा वेरिएबल है, वो कौन सा है? वो है आपका अवस्थिति, यानी किसी देश की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, यानी उसका जो ठिकाना होता है, जो स्थान होता है, वह विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है। तो इस वजह से भी किसी देश की जो विदेश नीति है, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसकी जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, वो प्रभावित होती है। और हम देखते हैं जो चौथा वेरिएबल है वो है अवस्थित, यानी लोकेशन। मित्रों, किसी देश का जो स्थान होता है, जो विश्व मानचित्र में उसकी जो एक स्पेसिफिक पॉइंट होती है, उसका जो स्थान है, उसका जो ठिकाना है, इसका किसी देश के जो लोकेशन होता है, उसका उस देश की विदेश नीति के निर्धारण में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात हमारे कहने का आशय ये है कि किसी देश की जो लोकेशन और उस देश की विदेश नीति में बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही गहरा संबंध होता है।
यानी किसी देश का जो लोकेशन है और जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी यानी लोकेशन और फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और लोकेशन में बहुत ही गहरा संबंध होता है। क्योंकि देखिए, किसी देश की जो विदेश नीति होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने राष्ट्र के जो राष्ट्रीय हित हैं, उस देश का जो राष्ट्रीय हित है, उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको सुरक्षित करना, उसको संवर्धित करना, उसको प्राप्त करना। और किसी देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, किसी देश का जो राष्ट्रीय हित है, वो उसके लोकेशन पर निर्धारित करता है, उसके लोकेशन से निर्धारित होता है। अब देखिए, ये बात भाई मैं समझ रहा हूं कि ये सिद्धांत ये कहता है, अब ये चीज आसानी से समझ में नहीं आएगी। आप जब इस संबंध में उदाहरण देखेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कैसे किसी देश की जो लोकेशन है, वो लोकेशन से उस देश की विदेश नीति का किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, किस प्रकार से किसी देश का जो लोकेशन है, वो लोकेशन उस देश की विदेश नीति को कितना व्यापक पैमाने पर, कितना गहरे रूप में प्रभावित करता है। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। आप लोगों ने शीत युद्ध, कोल्ड वार का नाम सुना होगा। देखिए, कोल्ड वार के टाइम में जब 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तो यहीं से न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हो गई। न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हो गई। अब देखिए कि जब न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हो गई तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से यूएसएसआर को निकालने के लिए पैसा दिया, हथियार मुहैया करवाए और भी जो चीजें जरूरी थी सब उपलब्ध करवाया। और पाकिस्तान ने उसको अमली जामा पहनाया, उसको ग्राउंड पर उतारा, उसको एग्जीक्यूट किया, उसको इंप्लीमेंट किया। और जब 1987 में या 88 में जब यूएसएसआर की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस चली गईं, जब अफगानिस्तान से हार करके वापस चली गईं, तो कोल्ड वार का अवसान हो गया व्यवहारिक रूप से। फिर वहीं पर बर्लिन की दीवार गिरती है, वो तमाम प्रकार की घटनाएं होती है और 91 में जाकर के ऑफिशियली यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है और यूएसएसआर खत्म हो जाता है। तो जब 87 या 88 में यूएसएसआर की जो सेनाएं हैं अफगानिस्तान से बाहर जाती हैं, तो उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालने के लिए जो पूरा का पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, तो उस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर की ओर मूव करा दिया। भाई अब अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, टूट गया, खत्म हो गया, इतिहास बन गया। अमेरिका जो है विश्व की एकमात्र शक्ति बन गई और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का और मतलब उदय हो जाता है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो पूरा हो गया। अब भाई चूंकि इस पूरे के पूरे गेम में पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, पाकिस्तान ने ही इस पॉलिसी के वास्तव में एग्जीक्यूट किया। और जब अमेरिका का इंटरेस्ट पूरा हो गया तो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस पूरा का पूरा जो आतंकवादी जो ढांचा था, जो आतंकी ढांचा था, वो कश्मीर की ओर मूव करा दिया। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो ऑपरेशन टोपैक था, ऑपरेशन टोपैक 1989-90 में शुरू होता है। और देखिए मतलब यहीं से कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की शुरुआत होती है और कश्मीर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आप समझिए कि ऑपरेशन टोपैक के माध्यम से जब कश्मीर में
पाकिस्तानी सत्ता ने, पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने टेररिस्ट को मूव करा दिया, तो कश्मीर की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली गई। और एक प्रकार से आप समझिए कि मतलब उसमें ये लग रहा था कि शायद कश्मीर नियंत्रण, भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मतलब स्थिति बहुत ही जटिल बना दी गई। वहां का लोकल प्रशासन काम ही नहीं करता था। मतलब इतना ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी कि क्या कहा जाए। तो जब ऑपरेशन टोपैक वहां पर शुरू हुआ तो कश्मीर की पूरी स्थिति धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती गई। और जब भारत ने 1992, 93, 95, 96 के आसपास इस घटना को इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये उठाने लगा कि भाई कश्मीर में आतंकवाद है, एक दूसरा देश इस प्रकार की गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है, तो सारे पश्चिमी राष्ट्र उसमें क्या कहते थे, भाई आतंकवाद कुछ नहीं होता, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, मतलब कोई भी वेस्टर्न पावर उसको सुनने को तैयार ही नहीं था कि भारत का जो स्टैंड था कोई उसको तवज्जो ही नहीं देता था। वो सब कहते थे कि भाई आतंकवाद कुछ नहीं होता, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आप उसको सुधारिए। लेकिन अब देखिए कि भाई भारत ने आतंकवाद की बात इंटरनेशनल फोरम पर क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया क्योंकि भाई हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो लोकेशन है, हमारे लोकेशन में, हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे घर के भीतर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हम प्रभावित हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे जो निर्दोष नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं, अव्यवस्था फैल रही है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, तो भाई हम बोलेंगे, भाई हमारा हित प्रभावित हो रहा है। तो देखिए कि जो लोकेशन का इफेक्ट देखिए कि कैसे किसी देश की फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है, कैसे किसी देश की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आता है। तो भारत में घटनाएं घट रही हैं, भारत का जो लोकेशन है उसके अंदर ये घटनाएं घट रही हैं, तो भारत सरकार ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पर उठाना शुरू किया। भाई हमारा हित प्रभावित हो रहा है, हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे यहाँ जान माल की क्षति हो रही है, तो भारत ने इसको एज ए पॉलिसी लेवल पर उठाना शुरू किया इंटरनेशनल फोरम पर। तो देखिए कैसे विदेश नीति में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। और फिर जब 90 के दशक में भारत ने इस मुद्दे को उठाया और वेस्टर्न कंट्री ने इसको तवज्जो नहीं दिया, तो इस प्रकार की घटनाएं चलती रही। और जब 9/11 की घटना होती है, जब 9/11 की घटना घटित होती है, तब अमेरिका को लगता है ये क्या हो, ओह आतंकवाद होता है। तब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और अपनी पॉलिसी में माना कि हाँ, कि मतलब आतंकवाद का मुद्दा वो उठाने लगे, उसको समझने लगे, उससे कंसर्न रखने लगे, और अफगानिस्तान में उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। अब देखिए कि वही अमेरिका जो 1990 के दशक में, या वेस्टर्न कंट्री 1990 के दशक में भारत की बात को तवज्जो नहीं दे रही थी, वही वेस्टर्न कंट्री, वही अमेरिका, जब 9/11 की घटना होती है, लंदन में बम ब्लास्ट होता है, पेरिस में ट्रक से लोग कुचले जाते हैं, बम ब्लास्ट होता है, और भी अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में जो हमले होते हैं, तब इनको लगा कि नहीं वास्तव में प्रॉब्लम होती है। तब उनकी फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार से चेंज आता है। चेंज क्यों आया? क्योंकि उनकी लोकेशन में, उनके क्षेत्र में, उनके देश के अंदर टेररिस्ट घटनाएं घटी, तब उनकी पॉलिसी में, उनकी नीतियों में बदलाव आया। उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पर इसे उठाना शुरू किया और इंटरनेशनल लेवल पर अलायंस बनाना शुरू किया, गठबंधन बनाना शुरू किया कि इन अराजक तत्वों से निपटना बहुत जरूरी है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि किसी देश की जो लोकेशन होती है, उसकी जो अवस्थिति होती है, उसकी जो स्थिति होती है, उसका जो ठिकाना होता है, उस ठिकाने की वजह से किस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी में चेंज आता है, देश की नीतियों में बदलाव आता है। तो ये देखिए लोकेशन की वजह से किस प्रकार से ये इस प्रकार से शिफ्ट आता है देश की फॉरेन पॉलिसी में। और नहीं तो भाई न घटनाएं घटती। तो अगर भारत के अंदर या कश्मीर के अंदर इस प्रकार, भारत के अंदर कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं न घटती, तो भारत
कि विदेश नीति में, भारत की नीति में टेररिस्ट का मुद्दा ना आता, और यदि वेस्टर्न कंट्रीज के में अगर ये घटनाएं ना घटती तो इंटरनेशनल फोरम पर वो भी ना उसको उठाते। तो घटनाएं जब घटती हैं, किसी देश की जो लोकेशन है, उसकी जो सीमा है, उसकी जो बाउंड्री है, उसके अंदर जब कोई घटना घटती है, देश प्रभावित होते हैं, उससे उनका हित प्रभावित होता है, जान माल की क्षति होती है, तब उनकी नीतियों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। और इस संबंध में यदि हम एक दूसरा उदाहरण दें भारत के संबंध में कि किस प्रकार से जो लोकेशन है, जो अवस्थिति है किसी देश की, उसकी वजह से कैसे देखिए कि फॉरेन पॉलिसी में परिवर्तन आता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं भारत के संदर्भ में। देखिए यहां पर इस पूरे के पूरे रीजन में ये पूरा यहां पर यूएसएसआर था उस समय, और ये पूरा चीन तो है ही। और कोल्ड वॉर के टाइम में, मतलब जब भारत आजाद हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन होता है, तो भारत ने क्या किया कि गुटनिरपेक्ष पॉलिसी का अनुसरण किया। गुटनिरपेक्ष नीति को भारत ने अपनाया। भाई भारत का इस नीति को अपनाने के पीछे ये उद्देश्य था कि इंटरनेशनल लेवल पर हम अपने देश के हित और अंतर्राष्ट्रीय शांति को ध्यान में रख करके एक स्वतंत्र निर्णय लेंगे और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, किसी भी गुट के दबाव में नहीं आएंगे। और जो उसमें साम्यवादी ब्लॉक था, उस साम्यवादी ब्लॉक के दो बड़े ही मजबूत धड़े थे, एक था यूएसएसआर और दूसरा था चाइना। अब भारत के जस्ट बगल में चीन है और भारत के ठीक ऊपर यूएसएसआर है। तो भारत ने यह समझा कि भाई अगर हम गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण नहीं करेंगे तो अभी अभी हम आजाद हुए हैं, हमारी जो स्वतंत्रता है अभी अभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल क्षेत्र में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवता अपने हितों को ध्यान में रख करके स्वतंत्र निर्णय लेंगे, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेंगे। अब देखिए भारत की लोकेशन ऐसी है कि यहां पर अमेरिका अपना एक बेस बनाना चाहता था कश्मीर के अंदर कोल्ड वॉर के टाइम में, लेकिन भारत ने इसकी अनुमति नहीं दी। भारत गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण कर रहा था और भारत ने अपनी इस लोकेशन को देख करके ही और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए ही गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। नहीं, अगर मान लीजिए कि भारत गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण न करता तो भारत उस समय कमजोर था। भाई यूएसएसआर बहुत बड़ी ताकत थी और अमेरिका भी बहुत बड़ी ताकत थी, तो उसमें भारत के साथ ठीक ना होता। इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति या निर्गुट आंदोलन का रास्ता अपनाया और तीसरी दुनिया के बहुत सारे देशों को लेकर के उसको एक आंदोलन का रूप दिया, ताकि ये जो नए स्वतंत्रता प्राप्त देश हैं, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, उनकी स्वतंत्रता प्रभावित ना हो, वो किसी के चंगुल में ना फंसे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए लोकेशन का भी किसी देश की विदेश नीति में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उससे किसी देश की विदेश नीति किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो मित्रों आज आपने ये देखा कि जो जियोपॉलिटिक्स है, जो भू राजनीति है, भूगोल मूलक राजनीति है, वो जो है उसके माध्यम से किसी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, किसी देश की जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है,
किस प्रकार से प्रभावित होती है और इन चीजों को ध्यान में रख करके देश की नीतियों में, उनके स्टैंड में किस प्रकार से परिवर्तन आता है और वो अपने को किस प्रकार से उसके अनुकूल बनाते हैं। तो इससे भू राजनीति में ये जो भौगोलिक चर हैं, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो स्पष्ट होता है और उसकी वजह से देखिए किस प्रकार से देश की जो नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, उनके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो मित्रों आज बस यहीं तक। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।